Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Arena by नेहा यादव। यहाँ पर आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाए जाएंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। बिल्कुल। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि साइंस को कभी रटना नहीं है, बल्कि एक कहानी की तरह मजे से समझना है। एकदम सही अप्रोच है ये। तो आज की इस गहन चर्चा में हम क्लास 9 बायोलॉजी के सुपर क्विक रिवीजन सीरीज के पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक है। हाँ, और आज का हमारा विषय है सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड मियोसिस। हमारा आज का मिशन बिल्कुल क्लियर है। हमें इन दोनों डिविजन्स के काम करने के तरीके को गहराई से समझना है, राइट। और इसके पीछे के बायोलॉजिकल लॉजिक का एक डीप विश्लेषण करना है। और इस डीप डाइव में मेरे साथ एक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, जो इन कॉन्सेप्ट्स के साइंटिफिक पहलुओं को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी। इस चर्चा का हिस्सा बनना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन सुनने में थोड़ा बेसिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लग सकता है, पर धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी का अस्तित्व और विकास इस एक अकेली प्रोसेस पर निर्भर करता है। आज हमारे पास जो नोट्स और डायग्राम्स हैं, उनके आधार पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि बॉडी किस तरह से अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपना डिवीजन मेथड चुनती है। एग्जैक्टली, क्योंकि बायोलॉजी में हर प्रोसेस के पीछे एक ठोस कारण होता है, और आज हम उन्हीं कारणों को लॉजिकली समझेंगे। तो चलिए शुरुआत माइटोसिस से करते हैं, यानी समसूत्री विभाजन। हमारे सोर्स मटेरियल का जो सबसे पहला हिस्सा है वो अंडरस्टैंडिंग माइटोसिस पर फोकस करता है। हाँ। यहाँ जो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट दिया गया है वो ये है कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो बिल्कुल एक जैसी यानी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। आइडेंटिकल, राइट। यहाँ इस आइडेंटिकल शब्द पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। मतलब जो दो नई सेल्स बन रही हैं उनमें और ओरिजिनल सेल में कोई भी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होता है। और इसी आइडेंटिकल शब्द का जो बायोलॉजिकल महत्व है ना, वो बहुत गहरा है। अच्छा। अगर हम नोट्स के अगले पॉइंट को देखें तो वहाँ ये और स्पष्ट किया गया है। वहाँ लिखा है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम रहता है। हाँ, ये इस प्रोसेस की सबसे बड़ी मैथमेटिकल और स्ट्रक्चरल गारंटी होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स ही किसी भी सेल का ब्लूप्रिंट होते हैं। राइट, ब्लूप्रिंट। अगर नई बनने वाली सेल्स को पुरानी सेल का एग्जैक्ट फंक्शन निभाना है तो उनका ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम होना ही चाहिए। पेरेंट सेल के पास शुरुआत में जितने क्रोमोसोम्स थे, एंड में बनने वाली दोनों नई डॉटर सेल्स में बिल्कुल उतने ही क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। मतलब कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। इस स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी के बिना बॉडी की इंटरनल इंटेग्रिटी मेंटेन करना असंभव हो जाएगा। माइटोसिस में किसी भी तरह का जेनेटिक वेरिएशन अलाउ ही नहीं किया जाता। तो अगर सेल अपने डिवीजन प्रोसेस में इतनी स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है तो उसका मेन पर्पस क्या है? वही सबसे जरूरी सवाल है। नोट्स के तीसरे पॉइंट में इसका सीधा जवाब दिया गया है। लिखा है कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बिल्कुल। ये फंक्शन हमारी डेली बायोलॉजिकल सर्वाइवल को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझें, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी हाइट बढ़ती है, बॉडी का आकार बढ़ता है। हाँ, वो ग्रोथ का हिस्सा है। या फिर खेलते वक्त कभी घुटने पर चोट लग जाती है, स्किन छिल जाती है, तो वहां नई स्किन आ जाती है, ये रिपेयर है। एग्जैक्ट वैसी ही स्किन आती है। सही बात है। तो इन सिचुएशंस में बॉडी को ठीक वैसी ही नई सेल्स की जरूरत होती है जैसी पहले थी। माइटोसिस के जरिए बॉडी अपनी ही हेल्दी सेल्स का एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट तैयार करती है ताकि डैमेज को ठीक किया जा सके या स्ट्रक्चर को बड़ा किया जा सके। अगर हम इस ग्रोथ और रिपेयर के मैकेनिज्म को एक थोड़े ब्रॉडर फ्रेम में देखें तो ये एक निरंतर चलने वाला मेंटेनेंस सिस्टम है। हमारी बॉडी लगातार पुरानी या वीक सेल्स को रिप्लेस करती रहती है। इस रिप्लेसमेंट के दौरान अगर क्रोमोसोम नंबर में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नई बनने वाली सेल्स अपने आसपास के टिश्यूज के साथ सिंक्रोनाइज ही नहीं कर पाती। अगर स्किन रिपेयर के वक्त आइडेंटिकल सेल्स ना बने तो वुंड हीलिंग ठीक से पूरी नहीं होगी। इसलिए माइटोसिस को एक हाईली कंजर्वेटिव प्रोसेस माना जाता है, जिसका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि जैसा सिस्टम पहले चल रहा था वो आगे भी बिना रोके ठीक वैसे ही चलता रहे। एग्जैक्टली। अब सोर्स मटेरियल में आगे इस प्रोसेस की मैकेनिक्स को समझाया गया है। माइटोसिस कोई अचानक होने वाली घटना तो है नहीं, इसे 4 अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। हाँ, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं इसमें। नोट्स में इन चारों फेजेस के नाम बहुत परफेक्टली मेंशन किए गए हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। राइट, पीमैट। हाँ, पीमैट। इन चारों स्टेजेस का ऐसे सीक्वेंस में होना
ये दिखाता है कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसको एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाऊं, हाँ प्लीज बताइए। जैसे मान लीजिए हम अपने ऑफिस की एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, सेम वैसे ही काम करने वाली एक और ब्रांच। तो सबसे पहले हम पैकिंग करना शुरू करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, वो हमारा प्रो फेज हो गया। प्रेपरेशन फेज, जहां सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिवाइड होने के लिए रेडी होते हैं। राइट। फिर हम सारा मटेरियल ऑफिस के सेंटर में एक लाइन में सेट कर देते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो। ये मेटा फेज हो गया, जहां क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अलाइन होते हैं। सही। उसके बाद हम आधे कंप्यूटर्स एक तरफ और आधे दूसरी तरफ मूव कर देते हैं, बिल्कुल बराबर। ये एनाफेज वाला सेपरेशन हो गया। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और आखिर में दोनों नई ब्रांचेस के आसपास दीवारें खड़ी कर देते हैं, जो कि टीलोफेज है। तो इस तरह सेल अपने कंपोनेंट्स को पहले ऑर्गेनाइज करती है और फिर इफेक्टिवली 2 हिस्सों में बांट लेती है। इन चारों फेजेस का जो आर्किटेक्चर है वो वाकई बहुत प्रिसाइज होता है। जब भी किसी हाईली सेंसिटिव मटेरियल को कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, तो एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है। क्रोमोसोम्स जैसा सेंसिटिव मटेरियल? हाँ, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, मेटाफेज में सेंटर में अलाइनमेंट इसलिए जरूरी है ताकि जब एनाफेज में उनका सेपरेशन हो तो दोनों नई सेल्स को एग्जैक्टली बराबर हिस्सा मिले। बराबर हिस्सा। अगर ये सीक्वेंशियल डिसिप्लिन ना हो तो वो जो रूल था ना कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, वो टूट जाएगा। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर ही माइटोसिस को एक रिलायबल रिपेयर मैकेनिज्म बनाता है। तो ये तो हुई माइटोसिस की बात, जिसमें बॉडी डुप्लीकेट बनाती है। अब चर्चा को इन रिवीजन नोट्स के दूसरे मुख्य हिस्से की तरफ ले चलते हैं, जो है अंडरस्टैंडिंग मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन। राइट। अगर हम सोर्स मटेरियल के नोट्स और डायग्राम को देखें तो क्लियर हो जाता है कि ये माइटोसिस से एकदम अलग प्रोसेस है। बिल्कुल अलग। माइटोसिस वाले सेक्शन में एक पेरेंट सेल 2 में डिवाइड होती दिखाई गई थी, लेकिन मियोसिस के डायग्राम में एक डबल स्टेप प्रोसेस दिखाया गया है। एक के बाद एक 2 बार डिवीजन। हाँ, एक पेरेंट सेल पहले 2 सेल्स में डिवाइड होती है और फिर वो दोनों सेल्स एक बार और डिवाइड होती हैं, जिसके रिजल्ट में फाइनल आंकड़ा 4 का निकल कर आता है। 4 डॉटर सेल्स। नोट्स का अगला बुलेट पॉइंट इस विजुअल को कंफर्म भी करता है। लिखा है 1 पेरेंट सेल फॉर्म्स 4 डॉटर सेल्स। इस डबल स्टेप डिवीजन के पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक बायोलॉजिकल गोल छुपा हुआ है, और वो ऑब्जेक्टिव हमारे नोट्स के अगले स्टेटमेंट में क्लियरली डिफाइन किया गया है, जो मायोसिस का कोर प्रिंसिपल भी है, जो कि है क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। एग्जैक्टली। माइटोसिस में जहां बॉडी एग्जैक्ट कॉपी बना रही थी, वहीं मायोसिस में बॉडी जानबूझकर अपने क्रोमोसोम नंबर को आधा कर रही है। एक अकेली सेल लगातार 2 बार डिवाइड होकर 4 ऐसी सेल्स बना रही है जिनमें ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ हाफ हिस्सा मौजूद है। ये तो नॉर्मल सेल्स के बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा हो गया। एकदम विपरीत। तीसरे पॉइंट में छुपा है, जहां लिखा है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन। राइट। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मियोसिस का काम बॉडी की ग्रोथ या किसी इंजरी की रिपेयर करना नहीं है। इस प्रोसेस का एकमात्र मकसद रिप्रोडक्शन के लिए विशेष कोशिकाएं तैयार करना है, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स आम बॉडी सेल से अलग होती है ना? बहुत अलग। इनका काम ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन करना नहीं होता। इनका काम होता है 2 अलग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर एक कंप्लीटली नया ऑर्गेनिज्म बनाना। और इसलिए आधी इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल। रिप्रोडक्शन के इस फ्रेमवर्क में मियोसिस की लॉजिकल नेसेसिटी बिल्कुल क्लियर दिखती है। प्रजनन के वक्त 2 अलग सोर्सेस से आने वाले गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं ताकि नई पीढ़ी बन सके। राइट। अगर इन गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं किया गया होता और वो माइटोसिस की तरह पूरा का पूरा सेट होता, तो सोचिए क्या होता। फ्यूजन के बाद नई पीढ़ी में क्रोमोसोम्स की संख्या अचानक डबल हो जाती और फिर उसकी अगली पीढ़ी में 4 गुना हो जाती। हाँ, ऐसा होने से किसी भी स्पीशीज की जेनेटिक स्टेबिलिटी पूरी तरह नष्ट हो जाती। इसलिए मियोसिस जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि जब 2 गैमीट्स कंबाइन हो तो उनका हाफ और हाफ मिलके वापस एक स्टेबल फुल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर कर दे। इसका मतलब है कि बॉडी में एक बहुत ही क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर एस्टैब्लिश कर रखा है। जी। जो सेल्स स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए हैं वो माइटोसिस फॉलो करती हैं, और जो नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हैं वो मियोसिस। एकदम परफेक्ट समरी है ये। और मियोसिस में 4 सेल्स बनने का जो कैलकुलेशन है वो भी इस हाफ रिडक्शन को सेफली अचीव करने के लिए ही डिजाइन किया गया है।
हाँ, पेरेंट सेल अपनी इंटरनल मशीनरी को 2 बार यूज करती है ताकि पहले वो मटेरियल को सेपरेट करे और फिर इफेक्टिवली 4 फंक्शनल यूनिट्स में बांट दे। असल में मियोसिस का डिजाइन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का बेहतरीन उदाहरण है। पेरेंट सेल अपना डिवीजन इस तरह प्लान करती है कि एक साइकिल के आखिर में 4 वायबल गैमीट्स प्राप्त हों। ये डबल डिवीजन न सिर्फ नंबर को एक्यूरेटली आधा करता है, बल्कि प्रजनन के लिए जरूरी स्पेशलाइज्ड सेल्स की क्वांटिटी को भी मैक्सिमाइज करता है। राइट। तो एक तरह से माइटोसिस इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और मियोसिस फ्यूचर जनरेशन की स्टेबिलिटी सिक्योर करता है। सही पकड़ा आपने। अब सोर्स मटेरियल के सबसे आखिरी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे उपयोगी हिस्से पर आते हैं, जो है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस रिवीजन मैट्रिक्स। एक टेबल जिसमें इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। मैट्रिक्स से डिफरेंसेस पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ 5 मेन पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके ने देखते हैं। पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ डिविजन्स। मैट्रिक्स का डेटा कहता है कि माइटोसिस में डिवीजन 1 बार होता है, जबकि मियोसिस में 2 बार। और ये मैट्रिक्स का पहला बिंदु ही दोनों प्रोसेसेस की फंडामेंटल इंजीनियरिंग को समझा देता है। माइटोसिस एक डायरेक्ट प्रोसेस है, तुरंत नए सेल्स बनाने के लिए, ताकि रिपेयर डिले ना हो। लेकिन मियोसिस को 2 डिविजन्स लगते हैं, क्योंकि वहां एग्जैक्ट कॉपी नहीं बल्कि प्रिसाइज हाफ बनाना है। एक सिंगल डिवीजन में सक्सेसफुली हैप्लॉइड यानी हाफ स्टेट अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैट्रिक्स का दूसरा कंपैरिजन पैरामीटर है डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। मिटोसिस में बनने वाली सेल्स का नंबर 2 दिया गया है और मियोसिस में 4। क्योंकि डिवीजन की साइकिल्स अलग हैं। राइट। ये नंबर इनके एंड गोल्स को दिखाता है। मिटोसिस ने एक सोर्स से 2 वर्किंग कॉपीज बनाई और साइकिल रोक दी, लेकिन मियोसिस ने 4 हाफ कैपेसिटी वाली सेल्स प्रोड्यूस की। इन नंबर्स का बायोलॉजिकल महत्व बहुत डीप है। मिटोसिस वाली दोनों सेल्स पूरी तरह से आत्मनिर्भर और फंक्शनल होती है। वो तुरंत अपना काम शुरू कर देती हैं, बॉडी सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मियोसिस वाली 4 सेल्स बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट होती है। उनका अस्तित्व तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो रिप्रोडक्शन में किसी और गेमीट के साथ फ्यूज ना हो जाएं। तो तीसरा और सबसे डिफाइनिंग पैरामीटर देखते हैं, जो है क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस के आगे लिखा है सेम एज पेरेंट और मियोसिस के आगे हाफ ऑफ पेरेंट। ये एक पॉइंट दोनों का पूरा सार है। माइटोसिस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है और मियोसिस रिडक्शन। अगर लर्नर्स सिर्फ इस एक डिफरेंस को पकड़ लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवोल्यूशनरी लेंस से अगर देखें तो ये हाफ वाला पॉइंट धरती पर जीवन की डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, माइटोसिस का काम बदलाव को रोकना और ओरिजिनल प्रिजर्व करना है, पर जब मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं और 2 ऑर्गेनिजम्स के हाफ हाफ मिलते हैं तो एक नया और यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। जिसके कारण हर इंडिविजुअल अलग होता है। एग्जैक्टली। इसी वजह से एक ही स्पीशीज में इतनी वैरायटी मिलती है। माइटोसिस कंजर्वेटिव है और मियोसिस हाईली इनोवेटिव। मैट्रिक्स का चौथा पैरामीटर इनकी लोकेशन बताता है, ऑकर्स इन। मिटोसिस बॉडी सेल्स में होता है और मेयोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में। यह दिखाता है कि सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बॉडी सेल्स को जिंदा रहना है और रिपेयर होना है तो वो सिर्फ मिटोसिस करती हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर वाली स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स ही केवल मियोसिस शुरू कर सकती हैं। किसी भी स्किन या बोन सेल का जेनेटिक प्रोग्राम मियोसिस अलाउ ही नहीं करता। तभी दोनों प्रोसेसेस बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक साथ चलती रहती हैं, एकदम पैरेलली। सही कहा। और इस मैट्रिक्स का जो आखिरी पैरामीटर है वो इस चर्चा को परफेक्टली कंक्लूड करता है। मेन फंक्शन मिटोसिस का है ग्रोथ एंड रिपेयर और मियोसिस का गेमीट फॉर्मेशन। ये फाइनल पॉइंट हर स्टेप को उसके अल्टीमेट पर्पस से जोड़ देता है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो एक बात क्लियर है कि नेचर अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में असाधारण रूप से सटीक है। बिल्कुल प्रिसाइज। माइटोसिस और मियोसिस दोनों का अपना अलग मकसद है और दोनों उसे बिना चूक के पूरा करते हैं। एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का बनना और रिपेयर होना मिटोसिस संभालता है और मियोसिस इंश्योर करता है कि अगली जनरेशन जेनेटिकली स्टेबल हो। इन दोनों प्रोसेसेस को समझना एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सोर्स मटेरियल का ये डीप एनालिसिस करने के बाद मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। जरा सोचिए, अगर प्रजनन के समय कोशिकाओं में मियोसिस की जगह मिटोसिस हो जाए और क्रोमोसोम की संख्या आधी ना हो, तो अगली पीढ़ी के क्रोमोसोम्स का क्या होगा? क्या हर पीढ़ी में उनकी संख्या दोगुनी नहीं हो जाएगी?
इस सोच विचार के साथ इस रिवीजन सेशन को यही विराम देते हैं। शुक्रिया।